तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एपिथेलियमी ऊतक के बारे में जानेंगे। हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हमने इनके बारे में जान चुका है। अब हम इनके प्रकारों को देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं एवं उनके क्या कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो जो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जो इस तरह से हैं। पहला, शल्की सल्काव एपिथेलियमी। पहला जो है वो है शल्की सल्काव एपिथेलियमी, जिसे इंग्लिश में एक्वामस एपिथेलियमी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है वो है हमारे पास स्तंभाकार एपिथेलियमी। ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियमों को इंग्लिश में कॉलमनर एपिथेलियमी कहते हैं। ठीक है। तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। और चौथा हमारे पास पक्षमल एपिथेलियम। पक्षमल एपिथेलियम को इंग्लिश में सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है एक्वामस एपिथेलियम जो है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी तथा अत्यधिक पतली होती हैं। मतलब सल्की या सल्काव एपिथेलियमी की जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, पतली होती हैं। ठीक है। इन कोशिकाओं के केंद्रक या न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर सटी ईंट की तरह दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इनका आकार ईंट की तरह होता है। अब ये जो ऊतक है त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो सल्काव एपिथेलियमी है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा की बाहरी परत पे पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? त्वचा की बाहरी परत पे पाया जाता है। इसके अलावा ये मुख गुहा में, ठीक है, जीवा में, ग्रास नली में, आहार नाल के स्तर में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये रक्त वाहिनियों तथा फेफड़ों के वायु कोष में भी पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों के वायु कोष में भी पाए जाते हैं। ठीक है। और रक्त वाहिनियों में भी पाए जाते हैं। ये फेफड़ों में भी पाए जाते हैं, फेफड़ों के वायु कोष में पाए जाते हैं दोस्तों, तथा रक्त वाहिनियों में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य आंतरिक अंगों को ये सुरक्षा प्रदान करता है तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सहारा प्रदान करते हैं तथा विसरण में सहायता करते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम, जिसे इंग्लिश में कॉलमनर एपिथेलियम भी कहते हैं, ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार यानी कॉलम कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है। कोशिकाओं के जो मुक्त सिरे होते हैं उन पे सूक्ष्म रंध्राकुर होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण तथा श्रवण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये जो है ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का क्या होता है दोस्तों? जहां पदार्थों का अवशोषण तथा श्रवण होता है, जैसे कि छोटी आंत तथा भीतरी स्तर पर पाए जाते हैं। अब अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंबन यानी कि सहारा भी प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार न्यूक्लियस होता है। यह लार ग्रंथि, संवेद ग्रंथि, वृक्क नालिकाओं में पाई जाती है। अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों के यांत्रिक अवलंबन भी देती है, यानी सहारा प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। ठीक है। और हमारा अंतिम जो एपिथेलियमी ऊतक है जिसका नाम पक्षमाभी या फिर पक्षमल एपिथेलियम है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, शरीर के कुछ अंगों जैसे कि ट्राकिया के भीतर सतह पे तथा परिस्थित जो स्तंभाकार एपिथेलियम में सीलिया या पक्षमल होते हैं। ठीक है। सीलिया
सीलियरी गति के द्वारा श्वास नली के भीतरी सतह पर म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देते हैं और इस प्रकार के ऊतक पक्षभावी या पक्षमल एपिथेलियमी कहलाते हैं। श्वास नली के अतिरिक्त ये ऊतक अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में भी पाई जाती है। अंडवाहिनी में कोशिकाओं की सीलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। तो ये कुछ नोट्स थे जो आपको देखना है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।